नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ कंद कहानी की इस नई कड़ी में। कैसे हैं आप? आज मैं आपको फिर से सुनाने जा रही हूँ कृष्णचंद्र जी की कहानी पत्नी प्रेम। कृष्णचंद्र जी का जन्म 23 नवंबर 1914 को हुआ और उन्होंने 1977 मार्च में हमसे अलविदा ली। वे हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने मुख्यतः उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद वे हिंदी में लिखने लगे। उनकी रचनाएं हैं एक गधे की आत्मकथा, एक वॉयलिन, समुद्र के किनारे, एक गधा नेफा में, तूफान की कलियां, कार्निवाल, एक गधे की वापसी, गद्दार, सपनों का कैदी, सफेद फूल, किताब का कफन, जामुन का पेड़ और शहजादा। तो शुरू करती हूँ उनकी लिखी कहानी पत्नी प्रेम। मान्यवर संपादक जी, क्षमा चाहता हूँ, इस बार आपके दीपावली अंक के लिए लेख नहीं भेज सका। बात यह हुई कि जब पहली बार आपका पत्र आया जिसमें आपने लिखा था कि इस वर्ष आपने अपने कुछ पुराने लिखने वालों को एक ही विषय पर लेख लिखने के लिए राजी किया है, और वह विषय है पत्नी अपने पति की दृष्टि में, और तस्वीर भी मांगी थी। तब मुझे अचानक हंसी आ गई थी। संयोग से मेरी पत्नी भी उस समय मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी मेरे पत्रों की निगरानी कर रही थी, क्योंकि मुझे डाक से अक्सर लड़कियों के पत्र आते रहते हैं। इसलिए पत्नी द्वारा पत्रों की देखभाल से मेरे लिए जान बचानी मुश्किल हो जाती है। खैर, यह एक अलग विषय है, उस पर कभी अवकाश मिलने पर बात होगी। इस समय तो मैं आपको यह बता रहा था कि आपका पत्र पढ़कर मुझे हंसी आ गई। तब मेरी पत्नी ने पूछा, क्यों हंसे? मैंने कहा, यह एक संपादक महाशय हैं जो पत्नी पर पति की दृष्टि से एक लेख मांगते हैं और तस्वीर भी चाहते हैं। किसकी पत्नी पर किसके पति की दृष्टि से लेख मांगते हैं? उसने तुरंत पूछा। मैंने कहा, यदि किसी दूसरे की पत्नी पर लेख मांगा होता जब तो तुम तुरंत लिख देते। वह बीच ही में मेरी बात को काट कर बोली, जरा ठहरो, मुन्ना रो रहा है, मैं उसको 2 तमाचे लगाकर अभी आकर तुमसे बात करती हूँ। जब वह वापस आई तो मैंने कुर्सी जरा परे से खिसका ली। वह बोली, हाँ अब बताओ। वास्तव में मुझे तुम पर एक लेख लिखना है, अपने दृष्टिकोण से। इसलिए मैं हंस रहा था कि भले मानस संपादक इतना भी नहीं जानते कि विवाह के बाद पति का दृष्टिकोण भी वही हो जाता है जो पत्नी का होता है। फिर वह बेचारा जो कुछ भी देखता है, अनुभव करता है, बात करता है, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, चलता है, बैठ जाता है, बैठकर फिर चलने लगता है, वह सब कुछ उसकी पत्नी के दृष्टिकोण से होता है। अलबत्ता विवाह के पहले पति का एक दृष्टिकोण होता है, लेकिन विवाह के बाद अक्सर समाप्त हो जाता है, केवल दृष्टिकोण रह जाता है। कुछ समय के बाद दृष्टि भी चली जाती है और केवल कौन ही कौन रह जाता है। मेरी पत्नी ने बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या ये संपादक महोदय कुंवारे हैं? तुमने कैसे जाना? उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोली, शक्ल सूरत कैसी है? देखने में तो अच्छा है, लेकिन कमाता क्या है? वह मेरी बात अनसुनी करके बोली, 300 रुपये मिलते हैं। अरे तो बहुत हुए, तुमने तो किसी महीने में जो 250 रुपये भी लाके नहीं दिए। तुम अपनी लड़की के विवाह की बात उससे क्यों नहीं करते? अरे भली मानस, मैंने चकित होकर कहा, वह लेख मांग रहा है और मैं उसे अपनी लड़की दे दूं। इस तरह से तो वो साल में 3-3 बार स्पेशल एडिशन विशेषांक निकाल लेगा। मजाक मत करो, वह गुस्से से बोली। घर में जवान जहान लड़की कुंवारी बैठी है और तुम्हें उसकी सुध नहीं। जब देखो बेकार कलम चलाया करते हो। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। वह अपने आंसू पोंछते हुए मेरे कमरे से बाहर चली गई। 2-3 दिन मेरा मूड भी बिगड़ा रहा। कई बार आपका लेख लिखने को बैठा, पर कलम चली ही नहीं। चौथे दिन आपकी सहायक संपादिका मुझसे लेख मांगने आ गई। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब आप एक नौजवान और सुंदर लड़की को सहायक संपादिका रखते हैं तो उसे विवाहित लेखकों के घर क्यों भेजते हैं, और लिपस्टिक पाउडर आदि से सजाकर क्यों भेजते हैं?
आपकी असिस्टेंट ने गहरे रंग की कंजीवरम की बढ़िया साड़ी पहन रखी थी। हाथ में शांति निकेतन का चमड़े का बैग था। कानों में पुखराज के बुंदे थे। आप उसको वेतन क्या देते हैं? मैंने लेख तो लिखा नहीं था, इसलिए वह काफी समय तक मेरे पास बैठी रही और मैं बहुत देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके भाग्य की लकीरें देखता रहा। आपको शायद मालूम नहीं, मैं बहुत अच्छा ज्योतिषी हूँ और लड़कियों का हाथ तो बहुत ही अच्छा देखता हूँ। काफी देर बैठकर वह चली गई। इस बीच में मेरी पत्नी ने पर्दे के पीछे से 3-4 बार झांक भी लिया था। जब वह चली गई तो उसने पूछा, ये कौन थी? क्या थी? किस लिए आई थी? मैंने कहा, लड़की थी, सहायक संपादिका थी, वही लेख मांगने आई थी। तुमने लिख कर दे दिया? लिखा ही नहीं था, देता क्या? हाँ हाँ, तुम लेख मुझ पर क्यों लिखोगे? वह झल्लाकर बोली। मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? तुम बाहर की जाने कैसी कैसी गई गुजरी स्त्रियों पर लिखते रहते हो, लेकिन घर की स्त्री पर, अपनी पत्नी पर तुमसे क्यों लेख लिखा जाएगा? मैं सब समझती हूँ। आने दो उस चुड़ैल को दोबारा, मैं उसकी चुटिया ना काट के फेंक दूं तो फिर कहना। वह जोर जोर से रोने लगी। मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसे प्यार किया, बहलाया, पुचकारा, संभाला। बड़ी मुश्किल से उसे अपने आंसू रोके। उन्हें पहुंचते पहुंचते बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? संसार में सबसे ज्यादा। मुझ पर लेख लिखोगे ना? बिल्कुल लिखूंगा, अच्छा सा लेख। हाँ, बहुत बढ़िया लिखूंगा। अब वह आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी। उसको की आंखें खुशी से चमकने लगी। बोली, मेरा एक फोटो भी भिजवा देना। फोटो? क्यों? वह एकदम भड़क कर बोली, उन्होंने मांगा है। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? अरे बहुत अच्छी लगती हो डार्लिंग। तो फिर? अच्छा, फोटो भी छप जाएगा। मैंने धीरे से कहा। तो फोटो खिंचवाने कब चलोगे? आज ही चलूंगा। वह बहुत खुश हुई, फिर सहसा उदास सी हो गई। बोली, लेकिन मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है। मैंने कहा, अभी पिछले सप्ताह तो ली थी। वह बोली, वह तो पिछले सप्ताह की है ना, नहीं तो नहीं है। बेशक नहीं तो नहीं है, मैंने स्वीकार किया। वह बोली, मैं नई साड़ी में फोटो खिंचवाऊंगी। मैंने उसे टालने के मन से कहा, इतना टंटा क्यों करती हो? वह अपना पुराना फोटो भेज दो ना, जो बनारसी साड़ी में है। वाह, वो तो शादी का है, 22 साल हो गए, तुम भी क्या बात करते हो? मैंने कहा, अच्छा तो बाजार से 17.5 रुपए की वॉयल की साड़ी ले लेंगे। फूलदार वॉयल की आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ियां आई हैं। वह चीख कर बोली, मैं वॉयल नहीं लूंगी, मैं तो कांजीवरम की साड़ी लूंगी, वैसी ही रंग की जैसे उस कलमुही ने पहन रखी थी। कांजीवरम की साड़ी? मेरा दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा। घटिया से घटिया कांजीवरम की साड़ी भी 80-90 रुपए से कम में नहीं आती है। हाँ, कांजीवरम की साड़ी लूंगी, और शांति निकेतन वाला वही बैग जो उस चुड़ैल ने ले रखा था, और वैसी ही सैंडल, और वैसा ही प्योर मैसूर सिल्क का चमचमाता ब्लाउज, और कानों के भी वैसे ही बुंदे। और मैं टैक्सी में बैठकर फोटो खिंचवाने जाऊंगी। टैक्सी में? हाँ, अभी से कह देती हूँ, बस में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरे सारे कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे। औरों को टैक्सी में ले जाओ, और मुझे? इस घटना के 3-4 दिन के बाद आपकी सहायक संपादिका एक नई पोशाक पहनकर मेरे घर आई, तो मेरी पत्नी ने कह दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसके 3-4 दिन बाद जब वह आई तो मैं पूना गया हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद गया था, फिर नासिक गया था। उसके बाद वह नहीं आई। उसने सोचा होगा, नासिक जाके कौन लौटता है, तीर्थ धाम जो है। लेख तो मैं लिख नहीं सका, पत्नी का फोटो भेज रहा हूँ। विज्ञापनों के किसी पन्ने पर छाप दीजिएगा, साथ ही बिल भी भेज रहा हूँ। डिटेल्स है, कांजीवरम की साड़ी 125 रुपये, पेटीकोट सिल्क 21 रुपये, सैंडल 15.5 रुपये, ब्लाउज बैंगलोर आर्ट 18 रुपये, 10 आने, बुंदे 135 रुपये, टैक्सी 9 रुपये 9 नए पैसे, सिनेमा 6 रुपये, दही बड़े की चाट 1.5 रुपये, तो कुल टोटल 331 रुपये 11 आने 3 नए पैसे। बिल की अदायगी तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये रुपए एक पठान से लिए हैं, वरना मेरी मरहम पट्टी का खर्च भी देना पड़ेगा। इसलिए बिल तुरंत भिजवा दीजिए, और भविष्य में लेख मांगते समय लेखक की जेब का ख्याल रखिए। केवल आपका कृष्ण चंद्र। तो ये कंठ यहीं तक था। तो कैसा लगा? हुआ इस प्रसंग से कुछ जुड़ाव सा? आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी में फिर भेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार।